ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शुरू करने जा रहे हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की हर खबर से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें जिन पर इस वक्त देश भर की नजर टिकी हुई है और ये खबरें कौन कौन सी हैं विस्तार से आपको बताते हैं। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में, जहां उन्होंने जनसभा की है और इससे पहले पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना भी दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। दूसरी बड़ी खबर देश के शौर्य से जुड़ी हुई खबर है। आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने एक साथ पाकिस्तान को ललकारा और आतंक को करारा जवाब देते रहने का प्रण दोहराया है। तीसरी बड़ी खबर जो आज मातृभूमि में आप देखने जा रहे हैं, ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि आज भुवनेश्वर में एक इंजीनियर के घर विजिलेंस की जब छापेमारी हुई तो इंजीनियर साहब खिड़की से 500 की गड्डियां नीचे फेंकते हुए नजर आए। और चौथी बड़ी खबर आज मातृभूमि में देवभूमि की बेटी को मिलने वाली इंसाफ से जुड़ी है। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा मिल गई है उम्र कैद की। तो आइए अब विस्तार से खबरों का हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे और इस दौरान पहलगाम हमले में शहीद हुए जब शुभम द्विवेदी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और परिवार के लोगों को सांत्वना दी है। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर यह मुलाकात हुई है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या, शुभम द्विवेदी की मां सीमा और पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये जारी है और आपसे हम मिलते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन इस परिवार को दिया गया। परिवार को आपको बता दें कि यहां चकेरी एयरपोर्ट लाया गया था जहां पर यह मुलाकात हुई है। तो शुभम द्विवेदी के परिवार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहीं चकेरी एयरपोर्ट पर करवाई गई। हमारे साथ शुभम के पिता संजय द्विवेदी जी हैं। संजय जी, आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, किन बातों को उनके सामने रखा और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके मैंने और मेरे पूरे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया। जिस तरह 22 अप्रैल के जघन्य कांड के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद पे कठोर कार्रवाई की है, सेना को खुली छूट दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का काम किया गया। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अब भी जारी है। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और उन्हें बताया कि निश्चित तौर पे ये मेरा जो दुख है वह असहनीय है, जीवन भर हम इसे नहीं भूल पाएंगे। किंतु जिस तरह से आतंकवाद पे कार्रवाई, आतंकवादियों को नष्ट करने का काम हुआ है, निश्चित तौर पे मुझे राहत मिली है इससे। क्या प्रधानमंत्री जी ने कुछ आप लोगों से कहा कि जल्द ही आपसे मुलाकात करें? घटना पे गहरी संवेदना व्यक्त की और वो बहुत दुखी हैं इस घटना को लेकर। निश्चित तौर पे बहुत भावुक क्षण थे। प्रधानमंत्री जी ने फिर दोबारा मुलाकात का आश्वासन दिया। हमारे साथ शुभम की पत्नी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब वो अपने घर पहुंची हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से आपने मुलाकात की, किन बातों को उनके सामने रखा और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो और पूरा देश हमारे साथ है इस घटना में और वो मतलब जिस तरीके से अभी तक आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, कार्रवाइयाँ करी हैं, वो अभी शुरुआत है। आगे लड़ाई लंबी है, अभी वो कार्रवाई करेंगे, आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, इसका उन्होंने बोला। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने कहा था कि जाकर के अपने प्रधानमंत्री से कह दीजिएगा, मोदी से कह दीजिएगा कि हमने इस तरीके का कृत्य किया है, तो क्या जो आतंकियों ने उस दौरान जिस समय ये घटना हुई थी आपसे कहा था, उन बातों को आपने प्रधानमंत्री के सामने रखा? सर, वो देश में रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आतंकवादियों ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। उन्हें जो मुझसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछनी थी घटना से रिलेटेड, वो उन्होंने पूछी। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप मीडिया के थ्रू उन्हें रोज़ बता ही रहे हो, उन्हें पता ही है। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्या बातें हुई? उन्होंने बस ये पूछा कि आप कहाँ थे, कितने बजे ये हुआ और कहाँ से कैसे आए, क्या नॉर्मल जो घटना से नॉर्मल जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में काम आ सकती है, वो चीज़ें पूछी। बाकी तो वो खुद हर ऑफिसर सबके साथ बैठ के पूरा डिस्कशन कर ही रहे होंगे, उन्हें खुद पूरी चीज़ें पता है। अच्छा, मुलाकात के बाद जो आपने बातें रखी उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ कहा गया? मुलाकात हम सिर्फ धन्यवाद देने के लिए मिले थे सर।
हमने उन्हें धन्यवाद दिया और जिस तरीके से हमारे परिवार के साथ खड़े हैं उसके लिए भी हमने आभार व्यक्त किया है। और आज की मुलाकात का हमारा रीज़न ही यही था कि हम उनको बता सकें कि आप जो लड़ाई कर रहे हैं इसमें जो पीड़ित परिवार है वो भी आपके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहा? वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अब मातृभूमि में आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर हिंदुस्तान का जोश हाई है। पाकिस्तान में खौफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा पणजी पहुंचकर आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को ललकारा और कहा भारतीय नौसेना का मनोबल समुद्र से भी गहरा। और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री देश के अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे और बीएसएफ कैंप से पाकिस्तान को चुनौती दी कि भारत को अगर छेड़ोगे तो फिर घर में घुसकर मारता है भारत। ये नया भारत है। आज देश के 3 बड़े नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। तीनों नेता अलग अलग दौरे पर, लेकिन तीनों का संदेश एक कि ये नया भारत है जो अब सहता बिल्कुल नहीं है। और साथ ही तीनों ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान भविष्य में फिर ऐसी हिमाकत करेगा तो फिर भारत उसे इस बार इससे भी कठोर भाषा में जवाब देगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर
किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। तो ये 3 का प्रहार आपने सुना, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार है। और मातृभूमि में अब अगली खबर का मैं रुख करने जा रही हूं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सजा का ऐलान हुआ। 2 साल 8 महीने का इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इस इंतजार के बाद इंसाफ हुआ। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 दोषी, 2 साल 8 महीने का इंतजार, और अब जाकर देवभूमि की बेटी के दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर दोषी थे, जिन पर साल 2022 में अंकिता नाम की लड़की का मर्डर करने और फिर शव को गायब करने का आरोप लगा था। अदालत ने इन तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इंसाफ के लिए इंतजार लंबा करना पड़ा और अब जाकर अदालत ने तीनों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना सुनाया गया। इस तरह के पूरे देश की निगाहें इस मुकदमे में लगी थी, तो अंकिता के माँ बाप को इसमें न्याय मिला है। अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला था। शुरुआत में तीनों दोषियों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान पूरा का पूरा सच सामने आ गया। अभी तीनों अभियुक्तों को तो जो मेजर सजा दी वो 302 में आजीवन कारावास की कठोर सजा दी है, और जो जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का रिक्त कारावास देने के निर्देश हुए। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तो अंकिता भंडारी के दोषियों को अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना होगा। इसके लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अब हर वक्त अंकिता के परिवार के साथ खड़ी रही। आपको बताते हैं कि हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जेल भेजा गया था। जब यह मामला खुला, उसके बाद हत्या की जांच के लिए धामी सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया था। आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया था। धामी सरकार ने परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई और इस मामले में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील को भी बदला गया। अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी दी गई। इस केस में कोर्ट में सरकारी वकील ने सख्त पैरवी की और इसी की वजह से आरोपियों द्वारा दी गई जमानत की अर्जी भी हर बार खारिज हुई और आज इंसाफ अंकिता को मिल पाया। तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा। अब आगे अगली खबर। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और ये छापेमारी ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर वैकुंठनाथ सारंगी के 7 ठिकानों पर की गई, जहां से 1 करोड़ रुपए तो भुवनेश्वर में एक फ्लैट से मिले और 1 करोड़ से ज्यादा रकम अंगुल में चीफ इंजीनियर वैकुंठनाथ के घर से मिली। कैश के साथ ही पुलिस ने कई गहने भी बरामद किए हैं। तो काले धन का कुबेर ये भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर, जिसके ठिकानों से 2 करोड़ तो नकद ही मिल गया और साथ ही गहने जो पुलिस ने बरामद किए हैं। विजिलेंस की टीम थी जो पहुंची थी और उसी ने ये छापेमारी की है। ग्रामीण निर्माण विभाग में ये चीफ इंजीनियर जिसके ठिकानों पर रेड हुई। और इस बीच ये तस्वीर देखिए,
जब इंजीनियर को पता चला कि अब शिकंजा कसने वाला है और रेड मारने के लिए टीम पहुंच रही है, तो कैसे सबूत नष्ट करने के चक्कर में नोटों की गड्डियां घर की खिड़की से नीचे फेंक दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने, और यही वो गड्डियां हैं जो नीचे फेंकी गई थी, जो नीचे टीन की छत उस पर ये गड्डियां जाकर गिरी। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ ने विजिलेंस के छापे की भनक लगते ही घर की खिड़की से नोटों की गड्डियां घर से बाहर फेंकनी शुरू कर दी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसी का है। और दूसरी तस्वीर में जो नोटों की गड्डियां नीचे फेंकी गई, वो जहां गिरी छत की तस्वीर भी आपके सामने है। छत पर नोटों की गड्डियां नीचे गिरी हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बच्चों में लड़ाई शुरू हुई। बड़ों के बीच विवाद की वजह बन गई। दरअसल यहां से लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर रील देखने के लिए बच्चों में मारपीट शुरू हुई और इस लड़ाई में महिलाएं कूद गई, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें दोनों पक्षों के 4 से 5 लोग घायल हो गए। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। तो सारी लड़ाई बच्चों से शुरू हुई थी, रील देखने को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते मामला बड़ों के बीच गुत्थम गुत्था का शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। तो बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद गए और खूब लाठी डंडे चले। तस्वीरें आपने देखी। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए मॉक ड्रिल की गई है, इसकी सुरक्षा के मद्देनजर। इस मॉक ड्रिल में ताजमहल की ओर बढ़ते ड्रोन को देखते ही जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसका रडार अलर्ट हो जाता है और ड्रोन को निष्क्रिय कर गिरा दिया जाता है। ताजमहल के दशहरा घाट पर ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसकी मॉक ड्रिल की गई। ताजमहल में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। 8 किलोमीटर रेंज में ड्रोन उड़ते ही एंटी ड्रोन सिस्टम का जो रडार है वो अलर्ट कर देगा और ताजमहल के 500 मीटर परिधि में ड्रोन को देखते ही ये एक्शन में आ जाएगा। तो ताजमहल की सुरक्षा के ये पुख्ता बंदोबस्त जो किए गए हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर है। हरियाणा मुख्यमंत्री दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ पुलिस सचिवालय में जांच चल रही है इस मामले की। दरअसल एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। तो एक ईमेल आया है और ईमेल के जरिए हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसी को लेकर अब जांच जारी। चंडीगढ़ पुलिस सचिवालय में जांच कर रही है। सचिवालय जहां पर मुख्यमंत्री का दफ्तर, वहीं पर इस वक्त जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है, ईमेल आया है धमकी भरा और उसी के मद्देनजर यहां पर अब ये सिक्योरिटी चेक जो आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। एक ईमेल के जरिए ये धमकी देने की बात सामने आई है। धमकी दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री दफ्तर को बम से उड़ाने की, जिसके बाद यहां चंडीगढ़ पुलिस जो है, जो सचिवालय है, वहां पर जाकर जांच आगे बढ़ा रही है। तो ये धमकी किसकी तरफ से दी गई, किस ईमेल आईडी से ये धमकी आई, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का अभी इंतजार है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी दी गई। उद्योग भवन को आईडी से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। सीआईएसएफ को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको ध्यान होगा किस तरीके से कुछ वक्त पहले दिल्ली के स्कूल्स में इसी तरीके से एक के बाद एक धमकी भरे ईमेल आ रहे थे और अब ये जो दो खबरें मैंने आपको दिखाई हैं, एक तरफ हरियाणा में मुख्यमंत्री का दफ्तर उड़ाने वाला ईमेल धमकी भरा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ये ईमेल आया है जिसमें दिल्ली में उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये एक के बाद एक खबरें हैं जो सामने आ रही हैं और इसी को लेकर आगे विस्तार से आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। मातृभूमि जारी है। अब
बताते हैं आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत के नीचे उस वक्त चीख पुकार मच गई जब बहुत बड़े ग्लेशियर ने टूटकर एक पूरे गांव को अपनी जद में ले लिया। वहां के लोगों का कहना है कि ऐसी तबाही पिछली कई सदियों में भी नहीं देखी सुनी गई। 28 मई को स्विट्जरलैंड के ब्लैटन गांव के पास एल्प्स पर्वत से ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आने लगा। बर्फ, कीचड़ और चट्टान के साथ सैलाब मौत बनकर तेजी से गांव की ओर बढ़ा और 30 सेकंड के अंदर टूटा ग्लेशियर पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ गांव तक पहुंच गया, जहां पर 300 से ज्यादा आबादी रहती है। सैलाब ने गांव के 90% हिस्से को मलबे में दबा दिया। ग्लेशियर के मलबे से गांव तो तबाह हो गया, लेकिन लोगों ने अपनी जान बचा ली। दरअसल ग्लेशियर के अटैक से पहले ही लोगों ने घर खाली कर दिया था। 300 लोग पहले ही सुरक्षित निकाल लिए गए थे। देखिए, लगातार जो सड़क हादसे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि सुधरने का नाम नहीं लेते। जबलपुर में एक कार वाले ने न सिर्फ ट्रैफिक रूल तोड़ा बल्कि ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती थी। ये दुस्साहस नहीं तो और क्या है। फ्लाईओवर ब्रिज से उतरी कार को ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है कि कार वाले को ना तो कानून का डर था और ना ही किसी का नुकसान होने की फिक्र। कोई के भी प्राण जा सकते हैं इसमें। चंद पैसे बचाने के लिए ड्राइवर ने कार की डिक्की और विंडो के बीच से एल्युमिनियम की पाइप को आर पार करके रखा था और ऐसे ही जबलपुर के व्यस्ततम ट्रैफिक रूट से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचा। ये कार जब तक सड़क पर थी मौत को दावत देती रही। बाइक सवार और दूसरी गाड़ियां चपेट में आ सकती थी, लेकिन संयोग ही था कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार का चालान काट दिया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से बीजेपी नेता के घर पर पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी में कैद हमले के सबूत को देखिए। कैसे बीजेपी नेता अजय राय के घर पर हमला किया गया। लाठी और बंदूक के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पत्थरबाज में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा था। वो लगातार पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस वाले सख्त एक्शन लेने की जगह उन्हें आराम से हटाने की कोशिश कर रहे थे। हमलावर टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता अजय रॉय के घर में छिप गए। इसकी सूचना मिलते ही टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया है। उधर गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक कार चालक ने गेट पर खड़े गार्ड को टक्कर मार दी। गार्ड अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी कार चालक की शिकायत पुलिस से नहीं की। ये पूरी घटना स्कारडी ग्रीन सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक कार तेज रफ्तार में सोसाइटी के गेट को टक्कर मारते दाखिल होती है, जिसमें एक गार्ड बुरी तरह घायल हो जाता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गार्ड कई फीट दूर जाकर गिरता है। टक्कर लगने के बाद कार चालक बाहर निकलता है, पूछताछ की रस्म अदाई करता है और चला जाता है, लेकिन उसके रसूख के आगे न कोई उसे कुछ कहता है और न ही उसकी शिकायत पुलिस से करता है। लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने खुद ही मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। पहाड़ों पर जाकर आपने अक्सर खूबसूरती को निहारा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कसौल में सिर्फ कूड़ा, गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। और सवाल यह है कि खूबसूरत कसौल का हाल ऐसा किसने किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर कसौल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें जगह जगह लगे कूड़े के ढेर कसौल की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आता है। कसौल को कूड़ेदान बनते देख स्थानीय लोगों का भी दिल दुख रहा है। वीडियो में जो कचरा है उसमें ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और पैकेट बंद खाने के बॉक्स हैं। इस वीडियो के जरिए लोगों ने आपत्ति जताते हुए पर्यावरण और पर्यटन को होने वाले नुकसान को दर्शाया है और तत्काल इस पर एक्शन की मांग की है। कसौल एक टूरिस्ट प्लेस है जहां ज्यादातर लोग बाहर से घूमने आते हैं, लेकिन जाते वक्त जाने अनजाने ये गंदगी छोड़ जाते हैं, जिसके बोझ तले कसौल की सुंदरता गायब हो गई है। और इधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक युवक ने 16वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आर्यन नाम का युवक गौर सिटी सेंटर एक अपार्टमेंट में रहता था। वो इमारत की 16वीं मंजिल की टेरेस एरिया में पहुंचा और वहां से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद आर्यन तीसरी मंजिल पर आकर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जब तक आर्यन को अस्पताल ले जाते तब तक वो दम तोड़ चुका था। आर्यन गौर सिटी सेंटर के एक होटल में काम करता था और मूल रूप से बरेली का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्टंट बाजों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक सड़क पर स्टंट करके अपनी और राहगीरों को, अपनी भी और राहगीरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और स्टंटबाजी का जो वीडियो है वो बेहद खतरनाक है। ये स्टंट और रीलबाजी का नशा है। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल है। चलती सड़क पर बेखौफ अंदाज में युवक कारों में काफिला लेकर चल रहे हैं। ये सभी मौत को दावत दे रहे हैं। पलक झपकी और हादसा हो जाएगा, ये तय भी दिख रहा है। हर विंडो से कोई न कोई खड़ा है। बीच में कारों में तेज आवाज में गाने बज रहे हैं। सभी स्टंट के नशे में चूर हैं। सामने पुलिस चौकी भी आई, तब भी इन्हें कोई डर नहीं। मामला खुर्जा पहासू रोड इलाके का है। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक बारात में शामिल होने आए थे। और दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है रोमानिया, कई शहर इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। कोवासना, ब्रासो काउंटी और उत्तर पूर्व में बोरोसानी शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ में फंसे लोगों को बुलडोजर के जरिए निकाला जा रहा है। दरअसल पिछले 2 दिनों से तेज हवा और भारी बारिश के कारण रोमानिया के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से मध्य रोमानिया की विश्व प्रसिद्ध प्राइड नमक खदान के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। इस अनोखी खदान को देखने के लिए हर साल लाखों यात्री आते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तरी रोमानिया के कुछ इलाकों में भयंकर बारिश होने का अंदेशा है। और आइए एक बार फिर से कुछ देश की खबरों का रुख करेंगे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आग की लपटों ने जमकर तबाही मचा दी है। आबादी के बीच लगी भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोग आग लगने के पीछे प्रशासन की लापरवाही को वजह बता रहे हैं। ये आग हरिद्वार के दादोपुर गोविंदपुर में लगी थी। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के लोगों का दम घुटने लगा था। आग कबाड़ के गोदाम में लगी थी और तेजी से एक एक कर 7 गोदामों को जलाकर राख कर दिया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मौके पर लाखों का नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी के बीच ये गोदाम अवैध रूप से बनाए गए थे, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने न तो सुरक्षा के मानकों की जांच की और न ही गोदाम को बंद कराया और लापरवाही की वजह से आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।